हाँ तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर। जैसा कि आपको पता है, आज है हमारे पास 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की करंट अफेयर के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आज की करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो वो आज ही के दिन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो एबेल पुरस्कार है वो एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को दिया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर एबेल पुरस्कार है। इस एबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा अपन देखते हैं कि एबेल पुरस्कार है क्या और कौन देता है और कहाँ देता है। एबेल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले तो ये बात है ना, भौतिक रसायन लिटरेचर चिकित्सा उसके अलावा शांति इनमें अगर दिया जाता है तो वो नोबेल पुरस्कार है। जबकि गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? एबेल पुरस्कार। योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे नॉर्वे के राजा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पे है। किसके नाम पर है? ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और नॉर्वे के थे, इसलिए इनका नाम था नील्स हेनरिक एबेल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एबेल पुरस्कार। ठीक है, कौन सी सरकार देती है? नॉर्वे सरकार देती है, नॉर्वे के राजा देते हैं, है ना। और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे बात करें एबेल पुरस्कार का इतिहास। एबेल पुरस्कार की स्थापना सन 2002 में हुई, नॉर्वे सरकार ने की थी और पहला पुरस्कार 2003 में प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की तरह विशेष मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि नोबेल पुरस्कार में भी गणित शामिल नहीं था। क्योंकि नोबेल पुरस्कार में आपको पता है 6 ही क्षेत्र शामिल है। कौन से? भौतिक है, फिजिक्स मतलब भौतिकी है, उसके अलावा रसायन है, उसके अलावा चिकित्सा है, उसके अलावा लिटरेचर है, उसके अलावा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, और उसके साथ साथ में कौन सा है? उसके साथ साथ में कौन सा बच गया अपना? बताओ देखें, कौन सा बच गया? अरे बताइए। चिकित्सा है, अर्थशास्त्र है, शांति है, उसके अलावा लिटरेचर है, उसके अलावा भौतिक है और उसके अलावा रसायन है। 6 हो गए। आगे पुरस्कार के रूप में 7.5 बिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर मतलब लगभग 6.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, है ना। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, 6.5 करोड़ रुपए, है ना। विजेताओं का चयन नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा किया जाता है। 2025 में यह पुरस्कार जापान के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। जापान का था और सबसे बड़ा गणितज्ञ था, इसलिए इनको प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट बात है एबेल पुरस्कार, है ना। ये है अपने एबेल साहब, जिनका पूरा नाम मैंने बताया था अभी, क्या है? नील्स हेनरिक एबेल। क्या नाम है? नील्स हेनरिक एबेल। तो ये नील्स हेनरिक एबेल साहब यही है जिनकी मृत्यु के बाद में इनकी याद में क्या दिया जाता है? एबेल पुरस्कार। नॉर्वे के राजा देते हैं, नॉर्वे की सरकार देती है। 2002 में स्थापना हुई है, 2003 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। 7.5 बिलियन क्रोनर यानी कि लगभग 6.5 करोड़ रुपए क्या क्या गिफ्ट में दिए जाते हैं। 6.5 करोड़ रुपए। आगे ये देखो आपके सामने दिख रहा है, ये इस तरीके से सोने का सिक्का दिया जाता है। द एबेल प्राइज 2019 का एक लोगो था हमारे पास जो मैं लेके आ गया। आगे क्वेश्चन है 3, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आपने नाम सुना होगा ईपीएफ, है ना। क्या पीएफ करता है? ईपीएफ ना आके पीएफ नाम आता है, पीएफ, है ना। तो पीएफ का मतलब है जो सरकारी नौकरी लग जाते हैं ना, उनकी हर महीने एक छोटी छोटी राशि है ना कट जाती है, सरकार काट लेती है। जब रिटायरमेंट होते हैं ना तो एक साथ इकट्ठा बहुत मोटा पैसा दिया जाता है। वो पीएफ क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये विश्वास योजना शुरू की है। भाई विश्वास मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, अगर हम पैसा काट रहे हैं तो देंगे और उसका ब्याज भी देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ ईपीएफ या पीएफ क्या होता है वो देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि या एम्प्लॉय पॉवर्टी फंड। क्या? प्रोविडेंट फंड। क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, है ना, ईपीएफ। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक सरकारी अनिवार्य बचत योजना है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अथवा आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें कर्मचारी की वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि, आमतौर पर वेतन का कितना, वेतन या महंगाई भत्ते का कितना परसेंट? 12%। चाहे अगर जैसे मैं कहूँ किसी कर्मचारी का अगर सैलरी 1 लाख है, वेतन भत्तों सबको मिला के 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में से 12,000 रुपए हर महीने काटे जाएंगे। ठीक है, पहली बात, है ना। काट कर भविष्य निधि खाते में जमा
की जाती है और उतनी ही राशि नियोक्ता भी जमा करता है। इस पर सरकार द्वारा निश्चित तौर पर क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। मैं कहूं कि जैसे मैं नौकरी करता हूं और मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, तो मेरे हर महीने 12,000 रुपए काटे जाएंगे। 12,000 रुपए में और 12,000 ही सरकार, यानी कि हर महीने कितने, 24,000। ऐसे 24,000 रुपए हर महीने जमा करवाएंगे जब तक हमें रिटायरमेंट नहीं हो जाता, तब तक, मतलब लगभग 60 साल तक। और जब 60 साल पे मैं रिटायरमेंट होऊंगा ना, तो मुझे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जो जिसकी जितनी होती है उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाता है। देखा होगा आपने रिटायरमेंट पे रेलवे वालों को, आपने सरकारी नौकरी वालों को, इनको बहुत भर भर के पैसा मिलता है ना। तो यही होता है सरकारी नौकरी का मजा, है ना। चाहे आप 50,000 रुपए कमाते हो, लेकिन जब रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है ना, एक भर भर के मिलता है भाई साहब, है ना। रिटायरमेंट का इंतजार सबको होता है। आगे, उद्देश्य और लाभ। रिटायरमेंट के बाद नौकरी छोड़ने पर कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी राशि मिलती है। आकस्मिक मृत्यु या अपंगता के मामले में कर्मचारियों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी, जैसे इलाज, बच्चे की पढ़ाई, घर खरीदना हो आदि। मतलब आप क्या कर सकते हो, नौकरी छोड़ते हो तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हो, या किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी आपको या आपके परिवार वालों को ये मिल जाएगी। या फिर आप बीच में अगर कोई इलाज के लिए या फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए या घर खरीदने के लिए, इनके लिए भी अगर निकलवाना चाहते हो निकलवा सकते हो। ठीक है, आगे। हाँ, प्रबंधन और संगठन। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इसका संचालन करता है, और जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। यह योजना प्रत्येक प्रतिवर्ष प्रतिष्ठान पर लागू होती है जहां 20 या अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था जिसमें 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसके ऊपर ये लागू होती है। ठीक है, आगे। मेरे हिसाब से ईपीएफ आपको समझ में आ गया होगा, पीएफ क्या होता है समझ में आ गया। आगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित पहली तीर अंदाजी प्रीमियम लीग का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, राजपुताना रॉयल्स। अब बात करते हैं भाई, तीर अंदाजी क्या है भाई, है ना। जिसे आर्चरी बोलते हो आप, क्या बोलते हो, आर्चरी, है ना। तीरंदाजी, तीरंदाजी का प्रयोग प्रारंभ में शिकार और युद्ध के लिए किया जाता था। भारत, मिस्र, चीन, ग्रीस, रोम जैसी प्राचीन संस्थाओं में ये प्रमुख हथियार था। आपने देखा होगा कि महाभारत में, रामायण में भगवान राम ने तीरंदाजी का प्रयोग किया है। रामायण में जैसे लक्ष्मण ने भी प्रयोग किया है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि रावण वगैरह, फिर आपने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म वगैरह सबने किया है। तो तीरंदाजी को 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। हालांकि नियमों की असंगति के कारण इसे कई वर्षों तक हटा दिया गया और फिर 1972 में इसे पुनः स्थायी रूप से क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तीरंदाजी के मुख्य उपकरण, सबसे पहले बात करते हैं धनुष, जिसे क्या बोलते हैं, बो बोलते हैं ना। तीर को छोड़ने का मुख्य उपकरण होता है। प्रकार की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, है ना। मैं कह सकता हूँ रिकरव बो, कंपाउंड ब्रो, है ना, और ट्रेडिशनल बो। ठीक है, तीर मतलब एरो, ठीक है, नुकीला प्रक्षेप्य जो लक्ष्य पर छोड़ा जाता है। लक्ष्य टारगेट, जिसमें रंगीन वृत्त बने होते हैं। अंक लक्ष्य के केंद्र पर होते हैं। लगभग इसके 10 आकार होते हैं, ऐसे ये गोले, ये ऐसे कितने होते हैं, ये लगभग 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर आप बिल्कुल केंद्र में मारते हो तो आपको सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं। ठीक है, हाँ, कीवर्ड तीर रखने का पात्र, जहां तीर रखा जाता है ना। और फिंगर टेप और आर्म गार्ड, हाथ और बाह की सुरक्षा के लिए। भाई आपको पता, आप तीर वगैरह छोड़ रहे हो तो हाथ वगैरह पे इन पे बांधोगे तो सही ना, नहीं तो आपके लग जाएंगे। आगे, ठीक है, और थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या दे रखा है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो तीरंदाजी की प्रमुख श्रेणियां दे रखी है। पहला तीरंदाजी कौन सा है, रिकवर तीरंदाजी। ओलंपिक में केवल यही श्रेणी शामिल है, कौन सी, रिकवर आर्चरी। दूसरा है कंपाउंड तीरंदाजी, इसमें पुली सिस्टम वाले धनुष का प्रयोग किया जाता है जिससे निशाना अधिक सटीक लगता है। और तीसरा है फील्ड तीरंदाजी, इसमें जंगल या प्राकृतिक स्थल पर विभिन्न दूरी पर लक्ष्य लगाए जाते हैं। और चौथा कौन सा है, इंडोर तीर अंदाजी। अच्छा, उसके साथ साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ भारत में तीरंदाजी की बात करें तो यहाँ पे एक संघ है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, एएआई, जिसकी स्थापना कब हुई, 1973 में। और भारतीय तीरंदाजी में कुछ प्रसिद्ध कलाकार है, जैसे दीपिका कुमारी ओलंपिक खिलाड़ी है ना, विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रह चुकी है ना। और अंतः दास है जो भारतीय पुरुष तीरंदाजी है। तरुणदीप रॉय है ना, अनुभवी खिलाड़ी है। और लेकीराम सिरोही, जयंत तालुकदार और बॉम्बराइला देवी, है ना, ये बहुत सारे क्या है, तीरंदाजी के। और आजकल तो नए नए उभर के आ रहे हैं ना। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला एक मोटिवेशन है कि तन की खूबसूरती एक भ्रम है। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है, चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर ले। या मैं कह सकता हूँ, मैं मोटा मोटा तौर पे अगर आपको ये कहूँ तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि असली जो कमाई है, असली जो मेहनत है, असली जो चीज है, असली जो खूबसूरती है, वो है आपकी वाणी। है ना? आप कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा बोलते हुए लोगों को आकर्षित करते हो, है ना, वही आप साथ लेके जाओगे। अगर आप कड़वा बोलते हो, बात बात पे अगर आप किसी को डांटते हो, धमकाते हो, नाराज करते हो, तो अंततः क्या होगा? अंततः आपसे लोग नाराज होंगे और आप जब मरोगे ना, तो सब आपकी बुराई करेंगे, हाँ कि मर गया रे, थोड़ा आदमी खराब था। और अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छी सोच रखते हो, आगे बढ़ाने की सोचते हो, और उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर गलती से आप उनको डांट भी देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आज नाराज होंगे लेकिन आगे जरूर वो आपकी वाह वाह करेंगे। और जब आप मरोगे तब आपके पीछे से भी वो कहेंगे कि यार आदमी बहुत बढ़िया था। है ना? तो वाणी एक बहुत बड़ी बात होती है ना? तभी तो कहते हैं, देखो, दो आंख दिए, दो कान दिए, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, है ना, सब काम दो दो की संख्या में दिया है या अधिक संख्या में दिया है, जबकि जीभ एक ही दिए। दो ही आंख, दो ही कान, दो ही हाथ, दो ही पैर, और अगर और बातें करें तो सब संख्या में ज्यादा है, लेकिन जीभ एक दी है। इसलिए देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा, चलो ज्यादा, काम करो ज्यादा, लेकिन बोलो कम। है ना? आगे देखो, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? किसको? गोपी वो सॉरी डेन कार्टर्स को। किसको? डेन कार्टर्स को। ठीक है, तो आईएमएफ की बात कर लेते हैं थोड़ा। आईएमएफ क्या है भाई? आईएमएफ मतलब था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945। ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और यहीं पे डब्ल्यू बैंक, वर्ल्ड बैंक की क्या है, मतलब यहीं पे हेडक्वार्टर है। सदस्य 190 प्लस है। भारत की सदस्यता 27 दिसंबर 1945। इसकी संरचना में 3 बोर्ड आते हैं। एक गवर्नेंस बोर्ड आता है, प्रत्येक सदस्य देश से एक प्रतिनिधि, आमतौर पर वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक के गवर्नर। यह आईएमएफ की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई है। कौन सी? गवर्नर्स बॉडी। फिर आते हैं कार्यकारी निदेशक मंडल, 24 सदस्य होते हैं जो दैनिक कार्यों का संचालन करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इसका क्या होता है? प्रमुख होता है। प्रबंध निदेशक आईएमएफ का मुखिया इसका क्या होता है? यानी कि शक्तिशाली, ये फिर ये फिर ये। ठीक है, आगे आगे डीबीएस बैंक किस देश से संबंधित है जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? नाम क्या है? देखो, आप नाम पर गौर करो, डीबीएस, डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्या नाम आया? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो डीबीएस का मतलब क्या हुआ? डीबीएस का मतलब हुआ डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। है ना? तो ये सिंगापुर का बैंक है, और सिंगापुर आपको पता है उद्योग वगैरह के अंदर आगे बढ़ने वगैरह में इनमें बहुत आगे चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा? ठीक है, आगे सिंगापुर। हाँ, निम्न में से किस शहर में ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है? तो कहां पे? गुरुग्राम में। कहां पे? गुरुग्राम में। आगे बात करें कि युवाओं को वैश्विक कैरियर बनाने हेतु सशक्त बनाने के लिए सीएम फ्लाइट पहल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो असम में। कहां पे? असम में। आगे बात करें कि निम्न में से कौन संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो कौन? सोनाली घोष। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें कि केंटन आर मिलन पुरस्कार, ये केंटन आर मिलन पुरस्कार क्या है भाई? यहाँ पे आईयूसीएन द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्ट एरियाज, डब्ल्यूसीपीए द्वारा ये दिया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करता है जो राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्कों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों, प्रोटेक्ट एरियाज की प्रबंधन, नवाचार और स्थिरता को बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय योगदान देते हैं। मतलब ये केटन आर मिलन पुरस्कार है ना, उन लोगों को देंगे जो नेशनल पार्क की सुरक्षित करेंगे, सुरक्षा करेंगे, या जो संरक्षित क्षेत्र है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, उनमें नए नए नवाचार करेंगे, उनको कैसे बचा सकते हैं उसके लिए काम करेंगे, उनको दिया जाएगा ये। ठीक है, इस पुरस्कार में यूएसडी 5,000 की राशि दी जाती है एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता के अनुसार, और आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस
में आमंत्रण शामिल